नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। बॉलीवुड में या यूं कहें कि किसी भी फिल्म को संपूर्ण बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? एक कहानी, डायलॉग, गाने, गायकी और एक्टिंग। अब सोचिए कोई एक अकेला व्यक्ति खुद में ही इन सब में माहिर हो तो क्या ही बात हो। हमारे साथ आज आवाज के, हुनर के, शब्दों के और एक्टिंग के बाजीगर मौजूद हैं पीयूष मिश्रा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। तो आज हमारी बातचीत का विषय सर आपकी एक किताब है और इसका जो शीर्षक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? सबसे पहले तो यही कि इस नाम की वजह क्या है, ये नाम देने का क्या जरूरत पड़ी? जरूरत कुछ नहीं पड़ी। ऐसे लोगों ने मुझे, मेरी यंगर जनरेशन ने मुझे भगवान मानना शुरू कर दिया था। तो जो है दे यूज्ड टू वर्शिप मी, दे स्टार्टेड वर्शिपिंग मी। तो मैंने उन्हें बताना जरूरी था कि जो है मैं भगवान नहीं हूँ, मैं, मेरी औकात ये है एक्चुअली। मैं इतना कुछ करके आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। तो इसलिए जो है मुझे सही तरीके से लोग और अपने आप को सही मायने में जो है मुझे सही मायने में पोर्ट्रे करने की इच्छा थी मेरी कि एक्चुअली मैं क्या हूँ। तो उसके लिए मैंने एक किताब लिखी और तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। इसमें मैंने अपना सब कुछ उगल दिया। मेरी आत्मकथा है ये। इसमें मैं अपने समग्र नग्न रूप में सामने हूँ आपके। तो मैंने हर चीज़ उलट दी है इसमें, एक तरह से कागज़ पर उल्टी कर दी है कि मैं एक्चुअली हूँ क्या। तो मेरी सही मायने में मेरी औकात क्या है, सही मायने में मुझे ये समझ के जाना जाए जैसे कि मैंने लिखा है, मुझे भगवान समझ के नहीं माना जाए। इतना कुछ करके आ चुका हूँ मैं। तो ये सही मायने में मेरा ये रूप है एक्चुअली। तो सर, इसमें आपको डर नहीं लगा? और भगवान अगर लोग मान रहे हैं तो लोग तो कई बार इस स्टेटस को एंजॉय करते हैं कि बहुत आह्लादित होते हैं, कितने लोग उनको वर्शिप कर रहे हैं, उनमें अपना रोल मॉडल देख रहे हैं। और बिल्कुल डर नहीं लगा? जो कुछ भी आपने लिखा है उसके बाद किसी भी तरह का बवाल, कोई सवाल जवाब? नहीं, कोई सवाल अभी तक तो नहीं हुआ भाई। आगे भी देखो, आगे भी मेरे ख्याल से नहीं होगा। मैंने सभी कुछ उगल दिया, ईमानदारी से उगला है, मतलब बहुत बहुत दूर तरीके से, दूर शब्दों में, और किसी की बुराई नहीं की है। इस किताब का उद्देश्य कभी कहीं भी किसी की बुराई नहीं करना था, किसी की निंदा नहीं करना था। तो इसलिए जो है इसमें सब कुछ जो है मैंने अपने बारे में उगला है। मैं क्या था, मैं क्या करके आया हूँ, मेरी क्या स्थिति थी, मैं किन संघर्षों से गुजर गया। तो खैर हर बंदा आता है, लेकिन मैं क्या देख के आया हूँ, मैं इसमें मेरी क्या गलती थी एक्चुअली। जो कुछ भी हुआ है मेरी की गलती थी। मेरी पूरी जिंदगी में मैंने क्या गलतियां की हैं ये बतलाना मेरा फर्ज था। तो ये मैंने बतला दिया। इसमें जो है किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। और अगर बुरा मानता ही है तो हु केयर्स यार, हु केयर्स। चिंता नहीं करता मैं, इसके आगे चिंता नहीं करता। हु केयर्स। मैंने किसी की बुराई करने की इच्छा से किताब नहीं लिखी थी और ना ही किसी की बुराई की है। अब अगर कोई मानता ही है, अगर मानना किसी का धर्म है तो मानता रहे, मतलब हु केयर्स, मैं परवाह नहीं करता। सर, इस किताब में आपने अपनी भी बहुत सारी कमियों के बारे में लिखा है कि आपको गुस्सा आता था, आपका जो रवैया था, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, इन तमाम चीज़ों को तो वो ओवरकम आपने कैसे किया? और अपनी कमियों को ऐसे बता देना आपको कहीं इस बात का भी, क्योंकि हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि डर, आदमी को अपनी कमियां गिनाने में बहुत डर लगता है कि क्रिटिसिज्म के लिए तो दुनिया बैठी है, मैं कम से कम अपना अच्छा सामने पेश करूं। मुझे डर नहीं लगा। मुझे अपनी कमियां बतलाते हुए किसी को डर नहीं लगता। मैं बहुत फ्री हूँ बतलाते हुए और मैं हल्का हो जाता हूँ उससे। ये नावल लिखने के बाद में मैं बहुत हल्का हूँ। मैं नावल जब तक लिखता रहा मैं तब तक मेरे ऊपर बोझा रहा, लेकिन जब मैं लिख लिया तो उसके बाद में मैं बहुत हल्का हो गया। अब मैं दुनिया से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूँ। मैं बतलाता हूँ कि ये मेरी कमजोरियाँ हैं, यहाँ से गुजर के आया हूँ, ये मेरी कमियाँ रही हैं। और इन कमियों के साथ में मुझे देखने की कोशिश करो। इन कमियों के साथ में मुझे जो है आपके मतलब देखने की कोशिश करो कि मैं क्या देवता हूँ, क्या मैं भान हूँ, क्या मैं भगवान हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बहुत ऑर्डिनरी इंसान हूँ और जो इतनी ऑर्डिनरी गलतियाँ करता है तो इतनी ऑर्डिनरी गलतियाँ करके मैं आया, दैट्स ऑल। और मुझे कोई शर्म झिझक नहीं है। मतलब ये किताब लिखने के बाद में बहुत हल्का हो गया। सर, जो लोग आपको, आपने बोला भगवान मानते हैं या बहुत से लोग रोल मॉडल मान के चलते हैं, जो देखते हैं कि आप इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, दिखते इतने अच्छे हैं, इतना अच्छा लिख रहे हैं, इतना अच्छा गा रहे हैं, फिर जब वो कमियां इस तरह की देखते हैं तो क्या ये मान के चलते, आपको लगता है ऐसे एक मैसेज ये होगा या लोग मान के चलेंगे बहुत स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर आपका अपना है, आपका हुनर एक दूसरी जगह है? हाँ बिल्कुल, मेरा ह्यूमन नेचर अपना। ह्यूमन नेचर के बारे में आप कितने जानते हैं? मतलब कोई किसी के बारे में नहीं जान सकता। कोई किसी को चेहरे को देखकर उसके बारे में अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये अंदर से कैसे होगा। और हम लोग जो है 99% के 100% वैसे के वैसे चले जाते हैं मौत के पास। हमारे अंदर को कोई नहीं जान पाता। हमारे अंदर को वो और लोग क्या, हम खुद नहीं जान पाते कि हम क्या है एक्चुअली। हम इस भुलावे में दूसरों को रखते हैं और खुद भी भुलावे में रखते हैं, खुद भी भुलावा देते हैं कि हम ऐसे हैं। हमारी स्क्रीन इमेज जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, जबकि ऐसा है नहीं।
आप अंदर से बहुत बहुत गलीज किस्म के इंसान हो सकते हैं और आपके स्क्रीन पर बहुत बढ़िया हो सकते हैं। तो स्क्रीन इमेज एक अलग बात है और ये इमेज एक अलग बात है। ये अंदर से जो है मतलब मैं कैसा हूँ, अंदर से कैसा होना, ये बतलाना बहुत जरूरी है दुनिया को। और साथ में मुझे असली बात यह है कि मुझे अपने आप को बतलाना जरूरी था कि मैं अंदर से कैसा हूँ। तो जब तक मैं लिख नहीं पाया, तब तक मैं व्यक्त नहीं कर पाया, तब तक मैंने नहीं जाना कि मैं कैसा हूँ। व्यक्त करने के बाद में मैंने उसे पढ़ा तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं कैसा हूँ। मैं इतना नीच रहा था कभी जिंदगी में, इतना गलीज रहा था जिंदगी में। और जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप इतने गलीज थे, तभी कहीं जाकर उसे रिकवर कर पाते हैं, तभी कहीं जाकर रिग्रेट कर पाते हैं, पछता पाते हैं, पछतावा होता है आपको। आप इतने खराब थे, इतने गंदे थे, आप तभी कहीं जाकर उन्नति कर पाते हैं, प्रोग्रेस कर पाते हैं, बेहतर बन पाते हैं। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी तरह और भी लोग हैं, या एक एक्टर ताउम्र बस एक्टिंग करता ही रह जाता है? ये सबके बस की बात है? ये वादा सबका होता है कि वो स्वयं को इस तरह पहचानने, या पूरा जीवन बस कैमरे के आगे और जो आपका रोल है, जो आपका किरदार है, उसी को निभाने में, और एक वक्त बाद फेक हो जाते हैं लोग? मालूम नहीं है औरों का क्या रवैया है, मैं इसके बारे में जानता नहीं। औरों के बारे में कमेंट देना मुझे मालूम नहीं है, औरों के बारे में कमेंट दूंगा भी नहीं। अपनी अपनी जिंदगी हर बंदा जी रहा है और मैं भी अपनी जिंदगी जी रहा हूँ। मेरी जिंदगी जीने का ये तरीका है। मैंने ये वक्त रहते जान लिया कि मैं मरने के पहले अपने आप को व्यक्त कर दूं, और जिससे कि जो है मरते वक्त मुझ पर कुछ बोझा नहीं रह पाए, मेरे अंदर जो है कुछ सरदर्दी नहीं रह पाए, मैं कोई बोझा नहीं रह पाए कि मैं तो अपने आप को जानता हूँ। तब तो आपके हुनर से इतर एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर भी लोग आपको बहुत प्रेज करने लगेंगे, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती। तो ये भी आपकी एक फैन फॉलोइंग में एक और इजाफा हुआ है। मालूम नहीं, मेरा पर्पस ये नहीं था, मतलब मेरा पर्पस ये नहीं था। अगर ऐसा हो जाता है, मुझे तो लगा था कि बल्कि बहुत फ्रंटिंग होगी मैं किताब की। मुझे पहले ही लगा था कि आप जो बोल रही है ना, उसी के वैसा ही मुझे लगा था कि इतना कुछ लिखने के बाद में बहुत फ्रंटिंग होगी किताब की। बहुत जो है आपके लोग बहुत चढ़ दौड़ेंगे कि तुमने ऐसा कैसे लिख दिया, तुम्हें ऐसे इतने गंदे बंदे भी हो सकते हो क्या कभी, जो इतना इतना सारा काम कर रहा है वो मतलब अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में इतना गंदा बंदा कैसे हो सकता है। तो मैंने ये लिखते हुए मेरे को पूरा उम्मीद थी कि ऐसा होगा, लेकिन इत्तेफाक से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन शायद बहुत लोगों का यही आईना होगा, और आपने कम से कम करा है ऐसा। बाकी चीज़ों पे सर बाकी चीज़ों में बात करेंगे, लेकिन उससे अलग आपके गानों का, आपकी गायकी का, आपके लेखन का बहुत लोग कायल हैं। तो कुछ आज अगर उसमें से आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं। अब कुछ याद तो नहीं आ रहा मुझे, ऐसे याद तो नहीं आ रहा मुझे। मतलब दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। जिंदगी से बात की कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ। ये मेरा मोटो रहा है जिंदगी का कि मैं ऐसे ही जिया हूँ, ऐसे ही घाट घाट का पानी पिया, अलग अलग निकल लिया जगह पे, और घाट घाट का पानी पीने के बाद में उस घाट को छोड़ दिया, किसी और घाट पर जा बसा। तो ऐसी जो है जिंदगी रही है पूरी की पूरी। तो इसी तरह जिंदगी बीती है, ऐसी बीत रही है, ऐसी बीत जाएगी। तो पीयूष मिश्रा का ये आध्यात्मिक इंटरव्यू हो जाएगा मुझे लगता है। ये अल्हड़पन से जो आध्यात्म का आपने सफ़र तय किया, और इस किताब में हमने देखा शुरू में जैसे आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपका स्वभाव है, फिर धीरे धीरे जाकर आपको रियलाइज़ होता है, और उसके बाद आप आध्यात्म की ओर आपका झुकाव होता है। तो क्या इसमें उम्र का भी कोई योगदान है, उम्र के एक पड़ाव पर, या घटनाक्रम ने ऐसा किया? नहीं, घटनाक्रम ने ऐसा किया। मेरी शराब बहुत खराब हो रही थी, मेरी शराब की आदत जो थी, वो अल्कोहलिज्म जो है बहुत खराब खतरनाक हो गया था मेरे लिए। उस जिंदगी की बात आ गई थी कि अब जीना है या अध्यात्म सहारा लेना है। तो जीना है, मेरे को जीना था, तो मैंने जो है अध्यात्म सहारा लिया। ये जो है पूरी थेरेपी हुई है मेरी, जो है जो मैंने राज खोले अपने, ये पूरी थेरेपी हुई है। तो ये इसका एक ये खोलने से जो है मेरे अंदर की गंदगी मिट गई, अंदर का जहर मिट गया, और बहुत सारी गंदी बातें और भी जो है जो डिफेक्ट्स थे उसमें, वो भी चले गए। उसमें से एक शराब भी था। शराब अब जो है बहुत ही इक्का दुक्का, बहुत मामूली सी शराब रही है। अब जो है मतलब पूरी तरीके से गायब तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, मेरी शराब से लोगों को परेशानी नहीं है। अब मैं जो है बातचीत करता हूँ अगर कभी ड्रिंक करके, तो गंदी की बातें नहीं बोलता। मेरी शराब से बेहतर, शराब से ज़्यादा लोगों को परेशानी ये थी कि मैं शराब पी के जो हरकतें करता था, तो हरकतें मेरी बंद हो गई। तो अब जो है अगले बंदे को मुझसे परेशानी नहीं है। मैं ऐसा नहीं कि मैं ड्रिंक करता हूँ, बहुत करता हूँ, बहुत ही कभी कभार हो जाती है मेरी, लेकिन अब मेरी शराब से किसी को परेशानी नहीं है, और ना ही डरने की जरूरत है किसी को। क्योंकि मैं इतना से बक चुका हूँ अपने बारे में कि मैं पीते हुए मेरे को एहसास होता है कि यार मैं मतलब आपके इससे आगे बदतमीजी नहीं हो सकती, इससे आगे बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। तो मैं जो है सहज रहता हूँ, स्वाभाविक रहता हूँ, अपनी औकात में रहता हूँ। तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा? तुम्हारी औकात ये है कि तुम्हें गंदे बंदे रहे हो, और तुम जब तक इस बात को रियलाइज करते रहोगे कि तुम गंदे बंदे रहे हो, तब तक तुम और गंदगी नहीं पनपा पाओगे अपने अंदर। तब तक जो है पछतावा होता रहेगा, आप तुम्हारे अंदर अच्छी बातें ही घुसेंगी। दैट्स ऑल।
आपने जब बात की थी तो हमने कहा था इस किताब पे चर्चा करेंगे, आपने मुझे कहा कि किताब पढ़ लेता हूँ। मैंने एक रात में किताब निपटा ली, लेकिन जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है उनके लिए सर क्या था वो टर्निंग पॉइंट जिसमें आपको ये लगा कि अब मुझे रुकना है? क्योंकि आप बता रहे हैं आपका नुकसान भी इससे हुआ, या आपको अब स्वयं रियलाइज हुआ कि अब रुक जाना है और अब आपको इसको सुधारना है? जब भी चीजें मतलब आपके होता है ना, दर्द का हद से ज्यादा बढ़ जाना है, दबा हो जाना, तो जब भी चीजें बहुत ज्यादा हद से आगे बढ़ गई, बहुत हद से आगे बढ़ गई, बहुत हद से आगे बढ़ गई, जब मेरी जिंदगी, मेरी पूरी परिवार की जिंदगी तबाह हो गई, तबाह होने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि यार ये बहुत ज्यादा हो रहा है, और वो बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत ज्यादा हो गया। तब जो है मुझे लगा कि ये करीब 2009 के करीब जो है मेरे को एक ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। उस दौरान जो है मैं अत्यधिक ड्रिंक की वजह से, अत्यधिक शराब की वजह से, अत्यधिक सिगरेट्स की वजह से, तो मैं जब विपश्यना केंद्र गया था, विपश्यना केंद्र गया था, वहाँ से बड़ी नई राह मिली, वहाँ से बड़ी नई रोशनी मिली, वहाँ से जो बहुत सारी चीज़ें मैं लेकर आया, जिससे कि मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ से जो टर्निंग पॉइंट था, विपश्यना से मेरा परिचय जो है 2009 में, वो टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर मैंने जो है थेरेपी लेनी शुरू की, मैंने अपने बारे में बतलाना शुरू किया, किसी बंदे को जो है सब कुछ बतला दिया अपने बारे में कि मैं ये करके आया था, अपनी गलतियां बतलाते थे, उनकी गलतियां नहीं। मैंने पूरी लिस्ट बनाई लोगों की और अपने बारे में सब कुछ बतला दिया उस लिस्ट में। पहले तो लिखकर बड़ा खराब लगा कि यार मैं इतना गंदा आदमी हूँ जो इतना कुछ करके आया हूँ, और सामने पढ़ रहा हूँ क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है। फिर एहसास हुआ कि ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। उसको पढ़ के जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतना कुछ जिंदगी करके आया, आप खुद बोल देते हैं, महसूस कर लेते हैं, लेकिन आप तब तक अपने आप को पकड़ नहीं पाते जब तक आपकी आंखों के सामने वर्ड्स नहीं आते। आपकी आंखों के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में जब आप लिख लेते हैं, तब आपको एहसास होता है कि आप इतना गंदगी करके आए हैं, जो आप पढ़ लेते हैं, अपनी आंखों से पढ़ लेते हैं। और ये इस थेरेपी में जब अपने आप को नंगा करने की जरूरत है, मतलब ये इस बात से जो है कतई डरने की जरूरत नहीं कि कोई इन शब्दों को पढ़ेगा। किसी एक व्यक्ति को जाके बतला दो, कोई सम्मानित व्यक्ति है, कोई पादरी है, चर्च का पादरी है, या आपका धर्म गुरु है, या कोई साइकियाट्रिस्ट है, उसके पास में जाके बतला दो कि हमें ऐसे करके आए हैं। उसके बाद में बंदों को फाड़ दो, दैट्स ऑल। सिर्फ इतना करने की जरूरत है। तो ये करता गया, मैं लगातार करता गया, और उससे जो है सुधार होता गया, और मुझे एहसास होता गया कि मैं जो है धीमे धीमे तब्दीली हो रही है, और धीमे धीमे हर चीज़ में, हर गंदी चीज़ में कमी आती जा रही, और मैं कमी आती गई इसमें, और उसके बाद में फिर मैं जो है एक सहज आदमी हो गया। तो आजकल जो है वही ट्रिप चल रहा है मेरा। जहाँ भी गलती करता हूँ, मैं या तो सॉरी मांग लेता हूँ, या फिर मैं उसे लिख लेता हूँ कि हाँ यार ये मैं गलती करके आया, और जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर मैं उसी व्यक्ति के पास में जाके माफी मांग लेता हूँ, बतला देता हूँ कि मैंने ऐसा करके आया, करके आया हूँ, मैं ये नई चीजें करके आया हूँ। तो जो है उससे अपने आप को एकदम से शांति मिल जाती है। पीयूष जी, आपने बोला परिवार आपका बिखरने लगा था या परिवार पे आने लगा था, लेकिन आमतौर पे जो बाहर से लोग देखते हैं, जब वो एक एक्टर की ज़िंदगी देखते हैं तो उनके लिए बड़ा फैंटेसी सा लगता है, और कई बार ये एक इसे आम राय नहीं माना जाए, लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं अरे इनका जीवन क्या, इनके लिए परिवार कौन सा मायने रखता है, ये तो दिन रात चकाचौंध की दुनिया में जीते हैं, आज है नहीं है। तो परिवार का आपको साथ कितना मिला, और परिवार कितना अहम रहा है सबको, परिवार को पाने के लिए आपने ये सब किया? हाँ, मेरे परिवार ने ही सब कुछ किया मेरे लिए। मेरे परिवार मतलब मैं ना पार्टी में जाता हूँ, ना ज़्यादा मैं अवार्ड समारोह में जाता हूँ, अवार्ड फेस्टिवल से जाता हूँ। मेरे लिए जो है मतलब सुबह से लेकर शाम तक काम करना, या तो घर में काम करना, या मेरा शूट है तो वहाँ काम करना, या काम करके ले जाना है वहाँ दिखाना, काम दिखाना। उसके बाद में शाम को अपने घर में आ जाना, और शाम को अपनी पत्नी के साथ में, बच्चों के साथ में बैठना। मेरा एक बेटा, बड़ा बेटा इंग्लैंड गया है, जा चुका है, वो पढ़ाई कर रहा है, वो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कर रहा है। छोटा बेटा साइंस में ग्रेजुएशन कर रहा है, फिजिक्स में, वो उसकी साइंटिस्ट बनने की इच्छा है। मेरी पत्नी आर्किटेक्ट है, आजकल जंगल बचाओ आंदोलन लगी हुई है, उससे बात करता हूँ। शाम को अपनी छोटी कुतिया है विनी, उसके साथ खेलता हूँ। तो ये मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जितने की पार्टीज भी जाना। पार्टीज वगैरह मेरा जो है आपके वक्त बीतता नहीं है, तो मेरा अधिकतर समय घर पर ही बीतता है। तो घर पर बीतता है, तो मैं अपने आराम से जो है आपके अपने पत्नी से, बीवी से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। सारी की सारी चीज़ें जो है उनसे बात करना, और ये सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ ज़िंदगी में, ये बतलाना, शेयर करना। ये शेयर करना जो है बहुत ज़रूरी है, किसी भी गृहस्थ बंदे की ज़िंदगी में शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और पत्नी ऐसी चीज़ होती है जो कि जो है बहुत ही प्रीशियस होती है, तो उनसे शेयर करना जो है बहुत ज़रूरी है। तो उससे जो है मुझे बहुत हेल्प मिली। मतलब मेरी बीवी ने मुझे बचाया, बल्कि हर बंदा अपनी बीवी के बारे में ऐसे ही बोलता होगा, मैं ही बोलता हूँ कि मेरी बीवी ने मुझे बचाया। बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ उसका कि उसने जो है मतलब इस सारे के सारे फेज में वो मुझे सहन करती रही, और इवेंचुअली डिगी नहीं, कहीं गई नहीं, कहीं भागी नहीं, कहीं मुझे छोड़कर गई नहीं, कहीं
मेरे पास ही रही, और मुझमें मैं जब सुधरने लगा तो उसने मेरे को प्रोत्साहन दिया कि हाँ भाई कुछ चेंज हो रहा है, तब्दीली हो रही है तुम्हारे अंदर, उसको एहसास करो। तो जहाँ बिगड़ रहा था वहाँ बतलाया करती थी कि यार देखो गलत हो रहा है, और जहाँ सुधरने लगा तो उसने बतलाया कि हाँ अब तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तुम्हारे अंदर बहुत सारे तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो इसको रियलाइज करो, और दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। कहीं आपने बताया आते जाते नहीं है कि प्रोफेशनल लाइफ में लोग कहते हैं अरे इतना तो करना पड़ता है, ये कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, संबंध बना के रखने पड़ते हैं, और ख़ासतौर पे जब हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो बहुत जुगाड़ या फिर कनेक्शन, उसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता, या अब आपने संतुष्टि को हासिल कर लिया है और हाँ आप मेरे ख्याल से ऐसा कंटेंटेड ऐसा हैं। मुझे नहीं लगा, मुझे कभी नहीं लगा कि ऐसा संबंध बताने पड़ते हैं, जाना पड़ता है पार्टीज में और मिलना पड़ता है लोगों से। अब जिनको काम बोलता है, आपका काम बोलता है, आप काम अपने घर में बैठकर करेंगे तो काम बोल लेगा। इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर आप अपने घर में बैठकर काम करेंगे, अगर आप एक्टिंग करेंगे तो वो एक्टिंग बोल लेगी। जो लोग शूट करते हैं, छोटी सी इंडस्ट्री है, हाल बात फैलती है। आपका नेचर कैसा है, जब मेरा नेचर बहुत खराब था तो हाल बात फैलती थी कि यार ये बड़ा खराब नेचर का है। जब नेचर सुधरने लगा तो आज वो बात फैलती है कि नेचर बहुत बढ़िया है। हर बंदा जो है आपके मतलब जो काम, हर बंदे जिसने मेरे साथ काम किया उसने दोहराया, मुझे रिपीट किया, अब दोबारा काम दिया कि तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। आप जहाँ काम करते हैं शूटिंग में, वहाँ पर स्पॉट्स बॉय होते हैं, कैमरामैन होता है, लाइट बॉय होते हैं। वही लाइट बॉय, वही स्पॉट्स बॉय जो है जाके कल दूसरी शूट में काम करते हैं, तो बतलाते हैं कि हाँ यार वो नेचर का ऐसा बंदा है, बहुत अच्छा बंदा है, खराब बंदा है। ये सब बातें यहाँ पर बहुत जल्दी फैलती हैं। तो मैं जब अच्छा बंदा नहीं था तो ये बातें बहुत जल्दी फैलती थी, और जब मैं ठीक ठाक बंदा हो गया तो ये बातें बहुत जल्दी फैलती हैं कि यार वो किसी को पहचान नहीं करता। और ये जो है ये इन्हीं चीज़ों के बिना पर आपको आगे काम मिलता है। तो ये जो है मेरे 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 तो लिए आगे काफी का फायदा। काम की बात की आपने सर, तो आगे क्या काम है अब, और आगे क्या करना चाहते हैं, ऐसा कि मतलब आपको लगता है कि ये अपने व्यक्तित्व में आपने सुधार कर लिया या अपने स्वभाव में कर लिया, काम के लिहाज से कुछ ऐसा है जो रह गया है? काम वहाँ हो रहा है ना, मेरा बैंड चल रहा है लगातार लगातार। मेरे बैंड बनाने की बड़ी इच्छा थी, मेरा बैंड चल रहा है, बल्ली मारान उसका नाम है। उसके शोज हो रहे हैं देश और विदेश में। नॉवल लिखने की बहुत इच्छा थी मेरी, तो नॉवल लिख लिया मैंने। नॉवल जो है आपके मतलब हो गया, नॉवल हिट है, काफी बेस्ट सेलर हो गया है, काफी लोग पढ़ रहे हैं। मेरी एक्टिंग मेरे लिए ऑक्यूपेशन है, एक्टिंग सिनेमा एक्टिंग से मैं पैसा कमाता हूँ। जी। तो सर आपका ये जो आपके अल्हड़पन से आध्यात्म का जो सफ़र है, इसको लेकर आपने एक किताब तो लिख दी है, इसको बहुत, अगर एक कुछ शब्दों में इसका सार बताएं, क्योंकि बहुत हद तक बहुत लोगों के लिए, क्योंकि आपने कहा आप शराब से भी आपने मुक्ति पाई है, अपने व्यवहार में भी आपने तमाम तब्दीलियां देखी हैं, तो एक ये जो थेरेपी का काम करे है, बहुत लोगों के लिए ये मिसाल उदाहरण होगा, वो बताएं। हाँ मेरे ख्याल से कर देना चाहिए, अपने पाप व्यक्त कर देने चाहिए, अपने हुआ दूसरों के पाप सब व्यक्त कर देने चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए कि हम ये करके आए हैं। एक्चुअली हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम ही होती है कि हम जो करते हैं वो कबूलते नहीं, और वो जो है धीमे धीमे करके जो मवाद भर जाता है, उसमें पस बन जाता है, कूड़ा बन जाता है, और वो जो है हमेशा जो है अपने 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 आप को दिखाता रहता है, जो है दर्द करता रहता है, उसमें परेशानी होती रहती है। तो वो नहीं करना चाहिए, बजाय इसके अपने आप को व्यक्त कर दो, आप व्यक्त कर दो, दो कुछ व्यक्त कर दो। बहुत लंबी जिंदगी जी है यार हर बंदे ने, मैंने भी जी है, हर बंदे ने जी करा है। आपने ये बतला दो किसी को, एक बंदे को बतला दो, एक बंदा चुनो, वो बंदा ध्यान से चुनो, वो बंदा चुनने में दिक्कत आती है, वो बंदा चुनो, ध्यान से सुनो, और उसके बाद में उसे बतला दो, आप हल्के हो जाओ। और यही जिंदगी है मेरे ख्याल से, ये जिंदगी इसीलिए दी जाती है आपको कि आप लगातार लगातार करते आते हो। एक वक्त में रियलाइज करो कि आप बॉस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, अब जो है अपने आप के लिए भी जी, तो अपने आप को व्यक्त कर दो किसी के साथ, उसके बाद में आप हल्के हो जाओ, उसके बाद आराम से जियो। आजकल मेरे पास जितना काम है उतना काम है, बहुत काम में लेता नहीं। आजकल मैं घर में पड़ा रहता हूँ, अपने आराम से आराम करता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जो करने बाकी थी। अपनी कुतिया है दिनी, उससे मैं खेलता हूँ, बड़ा मजा आता है, मुझे लगता है कि ये सुख मैंने कभी लिया ही नहीं। अपनी पत्नी से बात करता हूँ, बड़ा मजा आता है, मुझे लगता है कि मैंने ये सुख कभी लिया ही नहीं। मुझे सुख मिलता था बड़े बड़े ऑस्कर मिल जाए या अवार्ड्स मिल जाए, अरे वही सुख थोड़ी है, जिंदगी में छोटे छोटे सुख लेना सीखो, छोटे छोटे मजे करना सीखो, उसमें मिलते हैं सुख एक्चुअली। तो छोटे छोटे कर्म करना सीखो, तो छोटे कर्म करने में मेरा भरोसा हो गया आजकल, वही करता हूँ, तो इसलिए उससे जो है मैं सुखी हूँ। मुझे जो है बहुत बड़े बड़े कर्म करने की जरूरत नहीं है अपने मजे के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष जी, हमारे साथ अपने ये अनुभव शेयर करने के लिए और ये बताने के लिए कि इस किताब को लिखने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंटरव्यू के लिए, वक्त देने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।